पहला है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। चलिए इसको पहले तो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला 7 और 5, दूसरा 13 और 11, तीसरा 7 और 11, चौथा 21 और 23, एक और ले रहे हैं, पाँचवा 18 और 20। ठीक है, चलिए पहला नंबर हमने क्या लिया, 7 और 5। यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि परिभाषा इसका दिया हुआ है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, दोनों संख्या कैसे होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 7 और 5 तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन इनका सर्टिफाई हो गया। दूसरा नंबर में क्या आ रहा है, जिनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है 7 और 5 है, तो ये तो दोनों अभाज्य संख्या है, और दूसरी बात दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, यदि हम 2 मतलब 7 और 5 में अंतर देखते हैं तो कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो हमारे ये 7 और 5 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा देखेंगे 13 और 11, इसको भी देख लीजिए। 13 और 11 दोनों ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, इनका दोनों का अंतर देखेंगे 11, 12, 13, मतलब इसमें भी 2 का ही अंतर है। तो ये भी क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरे नंबर में क्या है, 7 और 11। तो 7 और 11 में देखेंगे तो 7 और 11 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन जब दोनों का अंतर देखते हैं, ठीक है, 7 और 11 का, तो कितना का अंतर आता है, ठीक है, 2 का अंतर आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है, तो जैसा कि परिभाषा बोल रहा है कि 2 मतलब केवल 2 का ही अंतर होना चाहिए, 2 से न तो कम और न तो 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर देख पाते हैं 7, 8, 9, 10, 11 मतलब 4 का अंतर है। तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम 7 और 11 को जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो मतलब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों का अंतर 2 नहीं है, इसलिए हम इसको जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। चौथा देख लेते हैं, 21 और 23। इसमें देखेंगे जो 21 है क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 23 क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन परिभाषा क्या बोल रहा है, दोनों संख्या, मतलब दोनों संख्या को अभाज्य संख्या होना चाहिए। यदि दोनों संख्या अभाज्य संख्या है तो जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकता है, और साथ में 2 का अंतर भी होना चाहिए। तो ये भी हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। पाँचवा देखेंगे 18 और 20। तो इसका जो पहला कंडीशन ही फेल हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 18 और 20 अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका तो पहला ही कंडीशन फेल हो गया, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन देखेंगे तो दूसरा कंडीशन में तो 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन होनी चाहिए। मतलब पहला तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और दूसरा दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन सर्टिफाई होंगे तभी ये जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, संपूर्ण संख्याएं या सही संख्याएं, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना होता है। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या या सही संख्याएं। इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला हमने 6 लिया, दूसरा 25 लिया, तीसरा 28। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए पहले हम तो 6 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो 6 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, 2 भी हो जाएगा, 3 भी, और इसके बाद 6। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा क्या है,
जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना होता है। तो देखेंगे, इनको पहले तो योग करते हैं। 6 3 9 10 11 12, इसका योग कितना आया है? 12 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या 6 का दुगुना 12 हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। 6 का दुगुना क्या होता है? 12। तो हमने पहले बताया कि जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना होगा वही संपूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, तो हम जब देखेंगे 6 का दुगुना कितना? 12 होता है ना, और यहाँ पे 12, मतलब इनका जो गुणनखंड है तो इनका योग जो है इस 6 का क्या हो रहा है? दुगुना हो रहा है, इसलिए 6 क्या है? संपूर्ण संख्या। तो हम 6 क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे। दूसरा देख लेंगे, 25 का निकालते हैं गुणनखंड। पहले तो 1 ले लीजिए, इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, कितना है होगा? 25 25 मतलब 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, जो हमारे ये 25 है, ठीक है, तो क्या 25 का दुगुना 31 हो क्या? नहीं होगा। 25 का दुगुना कितना होता है? 50 होता है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा? 25 संपूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 25 का दुगुना 50 होता है, और लेकिन इनका जो गुणनखंड का योग हम निकाले हैं तो कितना आया है? 31 आया है ना। तो हम 25 कहेंगे, 25 को क्या कह सकते हैं? 25 को कह सकते हैं कि ये संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, 25 क्या है? संपूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर 28। इसका भी निकाल लेते हैं गुणनखंड। 1 2 भी हो जाएगा, ये 4 भी हो जाएगा, इसके बाद 4 के बाद 6 नहीं, 6 नहीं हो, इसका 7 हो जाएगा, फिर हाँ 14 भी हो जाएगा, और फिर 28 भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम, इनको सबको क्या करते हैं? योग करते हैं। जब योग करेंगे हम तो इनको आप योग कर सकते हैं। इनको सबको योग करने पर कितने आएगा? ठीक है, 56 आएगा। कितना आएगा? 56 आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, क्या 28 का दुगुना 56 होता तो है, लेकिन इसमें इनका योग भी 56 आ रहा है क्या? हाँ, तो 28 का दुगुना 56 होता है, और इनका गुणनखंड का योग भी कितने आ रहा है? 56 आ रहा है। ठीक है, तो हम 28 को भी क्या कहेंगे? हम संपूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्या का गुणनखंड का योग उस संख्या का दुगुना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि संपूर्ण संख्या है। तीसरा में क्या है? वास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। क्या? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। चलिए इसको भी उदाहरण समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। हम सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। चलिए इसमें उदाहरण लेते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए आप। 18 हो गया, पहला तो 18 ले लिया, दूसरा और ले लीजिए कुछ भी, -15 कुछ भी ले सकते हैं, तीसरा 4/5 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा कि फिर मतलब अवास्तविक संख्या किसे कहेंगे। पहले तो इसको समझ लीजिए आप। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। हमने क्या बताया कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यदि हम इन सभी का, जितने हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, इन सभी का हम यदि वर्ग करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे? वर्ग करते हैं। वर्ग मतलब जानते हैं ना, वर्ग मतलब होता है इनके ऊपर ऐसे वर्ग करके। ठीक है, वर्ग कर दिया ना, सभी को वर्ग कर लेना है ऐसे। अब इनका हमने क्या कर लिया? वर्ग कर लिया। अब वर्ग करने के बाद क्या? वर्ग करने के बाद क्या आना चाहिए? धनात्मक संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इनको हम वर्ग करेंगे तो इन सभी का क्या आएगा? धनात्मक संख्या ही आएगा। ठीक है, इनका भी हम वर्ग करेंगे।
15 का इनका भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। आप करके देख सकते हैं, मैं एक ठोकर करके दिखा दे रहा हूँ किसी एक का। 15 ले लीजिए, ठीक है, ये -15 और -15 जब इनका वर्ग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, धनात्मक आ गया ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 15 पना 75 की 5 ले लीजिए, 15 कम 15 हो जाएगा, 15 7 22, मतलब 225, मतलब धनात्मक है ये, ठीक है। तो जब ये धनात्मक है तो क्या होगा, वास्तविक संख्या। तो हम कह सकते हैं जितने भी संख्या हैं, बिल्कुल जितने भी संख्या, तो हम सभी क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि एक संख्या ले लीजिए यहाँ पे रूट माइनस कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, ध्यान देना। यदि आपको ऐसे कंडीशन में कोई संख्या मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब जिस रूट के अंदर माइनस का होना है, माइनस संख्या होगा, कोई भी संख्या हो सकता है लेकिन माइनस होगा। यदि ऐसी कंडीशन में कोई भी संख्या होगा तो वो क्या कहलाएगा, अप्रिमेय संख्या। केवल ऐसी कंडीशन में अगर हमको दिखाई कोई भी संख्या दे दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, मतलब अवास्तविक संख्या। क्या, अवास्तविक संख्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केवल ऐसे कंडीशन में, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रूट होगा और रूट के अंदर क्या होगा, माइनस। यदि ऐसे कंडीशन में आपको दिख गया तो उसको केवल क्या कहेंगे, ये वास्तविक संख्या नहीं है, अवास्तविक संख्या है, ठीक है, अकाल्पनिक संख्या है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा जितने भी संख्या चाहे जिस कंडीशन में, चाहे बर्थडे के रूप में मिले, चाहे किसी कंडीशन के रूप में मिले, वो सभी क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या है। यदि ऐसी स्थिति में नहीं है तो, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझ आ गया होगा आपको कि अगर ये जो रूट के अंदर माइनस रहेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, अवास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या नहीं हो सकता है। अब इसके अलावा इतने संख्या, जितने भी संख्या होंगे सभी वास्तविक संख्या होंगे। चलिए इसके बाद हम इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद हम अगले वीडियो में कोई भी एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और आज से हमारा जो नंबर सिस्टम का जो वीडियो था, हमने नंबर सिस्टम का 3 वीडियो बताया हुआ है, और इसके बाद हम कोई अगला टॉपिक में लेके आएंगे।